हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक का 8th चैप्टर मिसबिल द ऑटर, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस चैप्टर के ऑथर हैं गैविन मैक्सवेल। तो ऑथर लिखते हैं, अर्ली इन द न्यू ईयर ऑफ 1956 आई ट्रेवल टू सदर्न इराक। 1956 के शुरुआत में, यानी कि जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे 2-3 महीनों में वो ऑथर पहुंच गए थे सदर्न इराक, इराक के साउदर्न पार्ट में, अपने घर से रवाना होकर के। वो रहते थे कहां पर? इंग्लैंड में। तो इंग्लैंड से वो आ गए इराक में। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट आई शुड लाइक टू कीप एन ऑटर इंस्टेड ऑफ अ डॉग। तो मैक्सवेल के पास जो है पहले पेट था डॉग, उसकी डेथ हो गई। तो उसके बाद उन्होंने 1956 तक यह निश्चय कर लिया था कि अब वो डॉग नहीं पालेंगे, अब वो अपने घर पर एक ऑटर रखेंगे। और उन्होंने यह भी निश्चय कर लिया था कि कैमुस फेरेना, जो एक जगह का नाम है, वहां का वातावरण जो है वो ऑटर के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि कैमुस फेरेना एक आइलैंड है, एक द्वीप है, जिसके चारों तरफ जो है पानी है, यानी कि वहां पर पानी जो है बहुत पास है। इसलिए उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो एक्सपेरिमेंट करना है उन्हें, डॉग की जगह ऑटर को रखना, उसके लिए बहुत ही सूटेबल स्पॉट रहेगा कैमुस पेरेना। एमिनेंटली का मतलब है यहाँ पर हाईली, एंड सूटेबल साथ में आ गया, तो दैट मीन्स दैट लोकेशन इज हाईली सूटेबल। स्पॉट से मतलब यहाँ पर है लोकेशन से। When I casually mentioned this to a friend, मैंने इनफॉर्मली यानी बातों ही बातों में जब अपने एक फ्रेंड को अपने डिसीजन के बारे में बताया, तो उसने भी जो है बहुत ही आराम से कैजुअली मुझे इन्फॉर्म किया कि मुझे चला जाना चाहिए टाइग्रिस मार्शेस के एरिया में। टाइग्रिस एक नदी है जो कि इराक में बहती है। मार्शेस हम कहते हैं बॉग यानी कि दलदल को, कि टाइग्रिस नदी के किनारे जो दलदल के इलाके हैं उसके आसपास मुझे चला जाना चाहिए। फॉर बिकॉज, क्योंकि वहां पर मॉस्किटोज भी बहुत हैं और ऑटर्स भी बहुत हैं, यानी कि ऑटर्स वहां पर बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं। और मेरे दोस्त ने मुझे यह भी बताया कि वहां रहने वाले जो अरब लोग हैं, वे लोग ऑटर को पालते भी हैं। टेम मीन्स ट्रेन, और डोमेस्टिकेटेड यानी कि उन्हें पालना, अपने घर पर एज ए पेट रखना, उसे भी हम कहते हैं टेमिंग। और किसी को यदि हम ट्रेन कर दें उसे भी हम कहते हैं टेम। वी वर गोइंग टू बसरा। बसरा जो है एक इराक का बहुत ही प्रसिद्ध शहर है। टू द कॉन्सुलेट जनरल। हर एक देश का दूसरे देश में एक दूतावास होता है, एम्बेसी होता है, और वहां का जो ऑफिसर होता है एक, उसे कहते हैं कॉन्सुलेट जनरल। तो मैं और मेरा मित्र बसरा में इंग्लैंड का जो कॉन्सुलेट जनरल था उसके ऑफिस में जा रहे थे, ताकि हम हमारा जो डाक आने वाला है, मेल आने वाला है यूरोप, उसका हम उन्हें उत्तर दे सकें, उत्तर भेज सकें। यहाँ मेल का मतलब ईमेल नहीं है, यहाँ पर मेल का मतलब है कि यूरोप से हमारे लिए कोई लेटर आने वाला था। At the consulate general, we found that my friend's mail had arrived, but that mine had not. कि मेरे जो दोस्त है उसका लेटर तो आ गया था, लेकिन मेरा लेटर अभी तक यूरोप से नहीं आया था। तो मैंने क्या किया सर? मैंने ये किया, आई केबल टू इंग्लैंड। केबल्ड का मतलब है टेलीग्राम भेजना। तो मैंने जो है टेलीग्राम भेजा इंग्लैंड को। टेलीग्राम जो है एक फास्टर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं जिस समय ईमेल नहीं हुआ करती थी, सिर्फ लेटर ही भेजा जाया जाया करता था। तो वहां पर जो है एक फास्टर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन था टेलीग्राम, कि आपने टेलीग्राम शॉर्ट वर्ड्स में लिखकर दिया, मोर्स कोड की सहायता से तुरंत जो है वो मैसेज डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता था। फिर उसे प्रिंट करके, और जो जिसे आपने कहा है, जिसे टेलीग्राम दिया है, जिसे जिसको रिसीव करना है, वहां तक
पोस्टमैन उसको प्रिंट करके बाय हैंड लेटर को देकर आता था। सो मैंने जो है इंग्लैंड एक तार भेजा, एक केबल भेजा, एंड व्हेन 3 दिन तक फिर भी कोई उत्तर नहीं आया तो मैंने इंग्लैंड टेलीफोन करने का कोशिश किया। तो टेलीफोन करने के लिए वो इंटरनेशनल कॉल हो गई। तो उस जमाने में नियम था कि यदि आपको इंटरनेशनल कॉल करनी है तो 24 आवर्स पहले आपको बुक करनी है, यानी कि आपको यह बताना है कि मुझे इंटरनेशनल कॉल करनी है। तो आफ्टर 24 आवर्स आपको परमिशन मिलती थी कि आप कॉल कर सकें इंटरनेशनल। आज के जमाने में मोबाइल में आपके हैंडसेट से आप जहां चाहें जब चाहें किसी से भी बात कर सकते हैं। तो ये उस पुराने जमाने की बात है। तो ऑथर आगे लिखते हैं कि जब मैंने टेलीफोन कॉल बुक किया तो उसके बाद पहले दिन तो लाइन वाइज आउट ऑफ ऑर्डर, लाइन चालू ही नहीं थी, लाइन में टेलीफोन लाइन में कुछ प्रॉब्लम थी। ऑन द सेकंड डे एक्सचेंज वाज क्लोज्ड फॉर ए रिलीजियस हॉलिडे। वहां पर बसरा में कोई फेस्टिवल था, इसलिए वो टेलीफोन एक्सचेंज यानी वो बिल्डिंग जहां से हम कॉल कर सकते थे, जहां से हम टेलीफोन करते थे, वो बंद थी। ऑन द थर्ड डे देयर वाज अनदर ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन मींस माल फंक्शन या कोई फेलियर था। तीसरे दिन जो क्या हुआ, किसी दूसरे तरीके की प्रॉब्लम थी और मैं बात नहीं कर पाया। माय फ्रेंड लेफ्ट। अब मेरा दोस्त जो है वह बसरा से वापस इंग्लैंड चला गया। एंड आई अरेंज टू मीट हिम इन ए वीक्स टाइम। और मैंने उससे कहा कि मैं लगभग 1 सप्ताह में वापस इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। 5 दिन बाद मेरा लेटर आया। कहां से? इंग्लैंड से। मैं वह लेटर लेकर के अपने बेडरूम में चला गया और वहां पर मैंने उस लेटर को खोलकर पढ़ना चाहता था। एंड देयर स्क्वेटिंग ऑन द फ्लोर वर 2 अरब्स। और मैं जहां रह रहा था वहां पर मैंने देखा फर्श पर बैठे हुए थे। स्क्वेटिंग का मतलब है सिटिंग। फर्श पर बैठे हुए थे 2 अरब, यानी कि वहां के लोकल रेजिडेंट्स। बिसाइड का मतलब होता है उनके साथ। बिसाइड और बिसाइड्स में आपको डिफरेंस समझना है। बिसाइड्स इज एडिशनल, बिसाइड मतलब मेरे पास में, मेरे साइड में। उनके साइड में जो 2 अरब के लोग बैठे हुए थे, उनके साइड में एक सैक था, यानी कि एक बोरा था, और वो बार बार बीच बीच में जोर जोर से हिल रहा था। स्क्विर्म्ड यानी कि हिल रहा था, ट्विस्ट हो रहा था, रिगल हो रहा था, बड़ी जोरों से हिल रहा था। ऐसा लग रहा था उसके अंदर कुछ है। दे हैंडेड मी ए नोट फ्रॉम माई फ्रेंड। मेरा जो दोस्त था उसका एक मुझे उन्होंने हैंड रिटन नोट दिया, और वो उन्होंने मुझे दिया। उसमें लिखा हुआ था उस पेपर में, हियर इज योर ऑर्डर, कि आपका ऑर्डर मैं भिजवा रहा हूं। यानी कि वो बैग जो कि बार बार हिल रहा था, उसमें ऑथर के लिए एक ऑर्डर बनता। When the opening with the opening of that sack, उस बोरे को खोलने के बाद मेरे जीवन का एक ऐसा फेज शुरू हुआ जो मुझे मालूम है जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं मेरी लाइफ में वही फेज चलता रहेगा। यानी कि ऑथर जो है अब ऑटर के साथ अपने घर रहेगा, और ये जो नया फेज उसके जीवन में आया है कि ऑथर और ऑटर दोनों साथ साथ रहेंगे। तो ऑथर ये प्रॉमिस कर रहा है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस ऑर्डर का ध्यान रखूंगा। इट इज इन फैक्ट यानी कि हकीकत में, इट इज ए थालडम। थालडम मतलब गुलामी। ये मेरा जीवन में जो फेज आया है, जो परिवर्तन हुआ है, वो एक तरह से ऑटर की गुलामी है। एन ऑटर फिक्सेशन यानी कि ऑटर के साथ मेरा एक अटैचमेंट हो गया है। दैट आई हैव सिंस फाउंड टू बी शेयर्ड बाय मोस्ट अदर पीपल। और मैंने देखा है ये कैसा है मेरा अटैचमेंट, ये कैसी है मेरी गुलामी। ये बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि अन्य लोग ऐसी गुलामी और ऐसी मोहब्बत करते हैं अपने ऑटर से। Whoever has ever owned one, तो जिस किसी व्यक्ति ने भी ऑटर को अपने घर पर एज ए पेट रखा है, वो हमेशा ऑटर का दीवाना हो गया। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भी ऑटर के प्रति ये एक दीवानगी आ गई है, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक ये दीवानगी मेरे साथ रहेगी। द क्रिएचर दैट इमर्ज फ्रॉम द सैक,
तो जब मैंने उस बोरे को खोला और उस बोरे से एक प्राणी निकला, एक क्रिएचर निकला, एक एनिमल निकला, और वह कहां पर आ गया? एक बहुत बड़े स्पेसियस हॉल में, जो कॉन्सुलेट जनरल में के ऑफिस में ही वह ऑथर भी रह रहा था। वहां पर एक बड़े से रूम में रह रहा था वो। तो उस बड़े से रूम के फर्श पर एक अजीब सा प्राणी बाहर निकला उस बोरे से। रिजेंबल्ड मोस्ट ऑफ ऑल ए वेरी स्मॉल मिडेवली, यानी कि पुराने जमाने का जो प्राणी निकला, वो पुराने जमाने का लगता था, एक ड्रैगन टाइप क्रिएचर था। तो यानी कि ऑथर इस समय ऑटर को पूरी तरह से डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि उस बोरे से जो ऑटर निकला वो मुझे लगता था कि एक पुराने जमाने का ड्रैगन जैसा है। फ्रॉम द हेड टू द टिप ऑफ द टेल, यानी कि सर से लेकर के पूंछ तक वो ऑटर मिट्टी से भरा हुआ था, यानी उसके ऊपर पूरी तरह से मिट्टी लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जो अरब लोग उसे पकड़ के लाए थे वो बिल्कुल टाइग्रिस नदी के पास जो मार्श है, जो दलदल है, वहीं से पकड़ कर ले आए थे। विथ सिमेट्रिकली पॉइंटेड स्केल्स ऑफ मड आर्मर, उसके ऊपर लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मड लगी हुई थी। स्केल्स ऑफ मड का मतलब है लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मड, एक आर्मर की तरह, यानी कि एक कवच बना रखा था, जिसको यदि आप थोड़ा भी छुओ तो दे वर वेरी शार्प, आपके हाथों में चुभते थे। परंतु फिर भी कहीं कहीं से, बीच बीच में से उसका चॉकलेट ब्राउन कलर की जो स्किन थी, उसका जो फर था, यानी उसके शरीर पर जो बाल थे वो चॉकलेट ब्राउन कलर के थे, वो कहीं कहीं ही नजर आ रहे थे। बाकी सब जगह जो है लगी हुई थी मिट्टी, और मिट्टी से पूरी तरह से भरा हुआ था। ही शुक हिमसेल्फ, जब बाहर निकला तो उसने अपने शरीर को बड़े जोरों से हिलाया। आई हाफ एक्सपेक्टेड ए क्लाउड ऑफ डस्ट, मुझे लगा था कि इस जब ये इतनी जोरों से हिला रहा है अपने शरीर को, तो एक धूल का गुबार उठेगा, बहुत सारी धूल हवा में फैल जाएगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। बट इनफैक्ट इट वॉज नॉट फॉर अनदर मंथ दैट आई मैनेज टू रिमूव द लास्ट ऑफ द मड, लेकिन जो धूल थी, जो मिट्टी थी, उसके शरीर से इतनी बुरी तरह चिपकी हुई थी कि उस मिट्टी को हटाने में मुझे पूरा 1 महीना लग गया। और उसके बाद ही मैं उस ऑटर का ट्रू कलर्स, यानी उसका एक्चुअल कलर क्या है, वो मैं पहचान पाया। मैंने उस ऑटर का नाम रख दिया मिचबिल। और इनफैक्ट दिस रेस वाज प्रीवियसली अननोन टू साइंस, वो एक ऐसी स्पीसीज, इस टाइप का जो है ऑटर था कि जो पहले जूलॉजिस्ट को, यानी एनिमल साइंटिस्ट को, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो लोगों ने अब उसका नाम रख दिया मैक्सवेल्स ऑटर, संभवतः इसलिए क्योंकि जूलॉजिस्ट ने सबसे पहले उसे देखा था मैक्सवेल के साथ। तो ये मैक्सवेल का ऑटर है, तो इसका उन्होंने नाम भी रख दिया मैक्सवेल्स ऑटर। तो एक इतनी बड़ी कामयाबी मिली ऑथर को कि जब 1956 में उसको एक ऐसा ऑटर मिला जिसके बारे में जूलॉजिस्ट भी नहीं जानते थे, एनिमल साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे। फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिचबिल वाज नीदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली। तो पहले 24 आवर्स में मिचबिल, यानी कि मेरा जो ऑटर था, न तो वो आक्रामक था, हॉस्टाइल मीन्स आक्रामक, यानी कि बहुत गुस्सा भी नहीं कर रहा था, और न ही वो मेरे साथ फ्रेंडली था। ही वॉज सिंपली अलूफ एंड इनडिफरेंट। अलूफ का मतलब होता है डिटैच, उसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, वो चुपचाप बैठा हुआ था। एंड ही वॉज इनडिफरेंट, ही वॉज नॉट बॉदर्ड कि मैं कहाँ हूं, उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। यानी कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि फर्स्ट 24 आवर्स में मिचबिल उसके कमरे में चुपचाप बैठा हुआ था, उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि उसके पास से कौन गुजर रहा है। चूजिंग टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, और उसने अपनी नींद भी निकाली थी मेरे बेड से जितना दूर हो सकता है उतना दूर जाकर वो सोया था, यानी किसी दीवार पर या किसी कोने में जाकर के वह सो गया था। The second night, Miss Bill came on to my bed in the small hours. दूसरी रात को, जब अगली रात को क्या हुआ, मिस बिल मेरे बेड पर चढ़ गया इन द स्मॉल आवर्स, यानी कि अर्ली मॉर्निंग, एंड
रिमेन asleep in the crook of my knees। क्रूक ऑफ माई नीज का मतलब होता है घुटने के पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं क्रूक ऑफ नीज। तो मिजबिल जो है अगली रात को अर्ली मॉर्निंग में मेरे बेड पर चढ़ गया और मेरे घुटनों के पीछे अपना मुंह रखकर सो गया। और ये कब तक होता रहा? जब तक सर्वेंट ब्रॉट टी इन द मॉर्निंग। जब सर्वेंट जो है चाय लेकर आया ऑथर के लिए, तब जो है ऑथर को यह एहसास हुआ कि अरे भाई, ये ऑटर तो जो है अब बिस्तर पर चढ़कर मेरे पैरों के पास ही सो रहा है। एंड ड्यूरिंग द डे he began to lose his apathy। apathy means disinterest, unwillingness, यानी कि वो जो है बड़ा अलग अलग रहता था, धीरे धीरे वह अब मेरे पास आने लगा। एंड टेक ए कीन, यानी कि एक ज्यादा रुचि लेने लगा। मच टू कीन, यानी कि कुछ ज्यादा ही रुचि लेने लगा कि आसपास क्या है, आसपास कैसा वातावरण है, आसपास उसके कौन कौन सी चीजें रखी हुई हैं, इसे ही हम कहेंगे सराउंडिंग्स। तो एक दिन बाद ही वह ऑटर थोड़ा सा एक्टिव हो गया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और आसपास जो चीजें रखी हुई थी उसमें थोड़ी थोड़ी वह रुचि लेने लगा। आई मेड ए बॉडी बेल्ट फॉर हिम एंड टुक हिम ऑन ए लीव टू द बाथरूम। मैंने क्या किया, उसके लिए एक बॉडी बेल्ट बनाया। कमर का बेल्ट नहीं बनाया, बल्कि एक ऐसा बेल्ट बनाया जो उसके बॉडी में आता था, और उसको मैंने एक रस्सी से बेल्ट को बांध दिया। तो अब मेरे पास एक रस्सी हो गई जिसे मैं कह रहा हूं लीड, और उस लीड की सहायता से मैं ऑटर को ले गया मेरे बाथरूम में। वेयर फॉर हाफ एन आवर ही वेंट वाइल्ड विद जॉय इन वाटर। और करीब आधे घंटे तक वो बाथरूम में रहा, उसे बहुत मजा आया। वाइल्ड विद जॉय, बहुत खुश था वो पानी में खेल करके। वो बाथटब था वहां पर, बाथटब में उसने पानी भर दिया था ऑथर ने, और उसमें जब बाथरूम में लेकर गया ऑटर को, तो ऑटर जो था वो तुरंत बाथटब में कूद गया और बहुत उसे अच्छा लगा पानी में रह के। कभी वो पानी में डुबकी लगाता था, प्लंजिंग, कभी वो रोल करता था, यानी उसमें गोल गोल घूमता था, कभी वो पानी के अंदर चला जाता था, कभी वो पानी के बाहर निकलता था, और इस प्रकार वो पानी में बार बार खेल रहा था। और स्लॉश एंड स्प्लैश का मतलब है वो जब हाथ पैर पटक रहा था पानी के अंदर, तो पानी उछल उछल करके बाहर भी आ रहा था और पानी और को आवाजें भी आ रही थी। तो इसे जो है स्लॉश एंड स्प्लैश कहा गया है। और हिप्पो एक प्राणी है, एक क्रिएचर है, एक अदर एनिमल है, उसे भी जो है पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है। तो ऑथर यहाँ इसमें तुलना कर रहे हैं ऑटर की एक हिप्पो से, यानी कि ऑटर पानी में उतनी ही मस्ती कर रहा था जितनी की मस्ती एक हिप्पो पानी में करता है। दिस आई वॉज टू लर्न, अब मैंने ये सीखा, बाद में मुझे मालूम चला कि पानी में मस्ती करना ऑटर्स की एक विशेष क्वालिटी है। वो ये चाहते हैं कि एवरी ड्रॉप ऑफ मास्टर वाटर मस्ट बी, सो टू स्पीक, एक्सटेंडेड एंड स्प्रेड अबाउट द प्लेस। कि पानी की एक एक बूंद के साथ मस्ती करो और जिस किसी बर्तन में रखी हुई है उस पानी को उठा करके बाहर फैला दो। यदि बाउल मीन्स कटोरी, यदि कोई कटोरी सीधी रखी हुई है तो उसे तुरंत पलट दो। And if it will not be overturned, be sat in and splashed in until it overflows। यदि उस कटोरी जो है इतनी बड़ी है, वो बर्तन इतना बड़ा है कि उसका पानी जो है हम बाहर निकाल नहीं सकते हैं, उस कटोरी को उल्टा नहीं कर सकते हैं, तो ऑटर की क्वालिटी है कि उसमें हाथों से, पैरों से जोर जोर से पानी को उछालो या खुद उसके अंदर बैठ जाओ, लेकिन वो पानी बाहर निकल जाना चाहिए। वाटर मस्ट बी केप्ट ऑन द मूव, यानी कि पानी के साथ खेलना ऑटर का एक विशेष स्वभाव है। ही हैज टू प्ले विद इट। और यदि पानी सामने हो और ऑटर उसमें खेले नहीं, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। When static, it is wasted and provoking। यदि पानी जो है, यदि स्थिर है, पानी में खेला नहीं जा रहा है, तो उनको बड़ा गुस्सा आ जाता है, यानी कि पानी में यदि आपने उन्हें खेलने नहीं दिया तो वो क्रोधित हो जाएंगे। इसलिए पानी सामने देखते ही ऑटर पानी में कूद जाता है और मस्ती करने लग जाता है। 2 days later,
2 दिन बाद मैंने नोटिस किया कि अचानक मेरे बेडरूम से मिचबिल गायब है। एस्केप फ्रॉम माई बेडरूम एज आई एंटर्ड इट। जो ही मैं बेडरूम में आया तो क्या हुआ, ऑटर फटाक से बाहर निकल गया। And I turned to see his tail disappearing round the bend of the corridor। और जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरे बेडरूम के सामने जो कॉरिडोर था, जो वरांडा था, उसके आगे थोड़ा सा वो मुड़ गया था और वहां पर मैंने देखा कि ऑटर भी मुड़ गया है और मुझे सिर्फ उसकी पूंछ नजर आई। और वो रास्ता जा रहा था किधर, मैं उसके जो पैरों के निशान थे, उनकी जो ट्रेल थी, उसके सहारे सहारे मैं पहुंच गया बाथरूम में। तो बाथरूम में बाय द टाइम आई गॉट देयर ही वाज अप ऑन द एंड ऑफ द बाथटब। जब तक मैं बाथरूम में पहुंचा तो देखा मैंने कि वो ऑटर बाथटब के ऊपर बैठा हुआ था, फंबलिंग एट द क्रोमियम टैप विद हिज पॉज। वो अपने पंजों से जो नल था बाथटब का, उसकी नॉब को घुमाने की कोशिश कर रहा था। फंबलिंग यानी ही वाज प्लेइंग, प्लेइंग नहीं, यहां कह सकते हैं उसको छेड़ रहा था, उससे छेड़खानी कर रहा था कि मैं किसी तरह से नल को चालू कर दूं। यानी 2 दिन बाद ही उसे बाथरूम का रास्ता मालूम चल गया और वह बाथरूम में खुद ही जाकर के अपने आप ही नल को खोलना चाहता था ताकि बाथटब में पानी आ जाए और वो फिर मस्ती कर सके। आई वॉच्ड अमेज्ड मीन सरप्राइज्ड। और मैं उसको देखता रहा आश्चर्यचकित होकर के, ऑटर को ही देखता रहा। और मैंने ये देखा कि 1 मिनट के भीतर भीतर उसने टैप की नोब को, नल की जो नॉब थी, उसको इतना खोल लिया था कि थोड़ा थोड़ा पानी आने लगा था। ट्रिकल ऑफ वाटर यानी कि पानी की बूंद बूंद या एक बहुत ही पतली धार आने लगी थी। एंड आफ्टर ए मोमेंट और टू अचीव द फुल फ्लो। और 1-2 क्षण के बाद ही उसने नॉब को इतना घुमा दिया कि जो है नल से फुल फोर्स के साथ पानी आने लगा। तो यानी 2 दिन बाद जो है ऑटर ने नल खोलना भी सीख लिया। He had been lucky to turn the tap the right way। उस बार coincidentally अच्छी किस्मत अच्छी थी किसकी, ऑटर की, कि उसने टैप के नॉब को सही डायरेक्शन में घुमाया। क्योंकि कई बार बाद में ऐसा भी हुआ कि वह बाथरूम में गया, नल को खोलने की कोशिश किया, लेकिन वह उसने नॉब को अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया। जब अपोजिट डायरेक्शन में घुमाया तो क्या हुआ, नल और टाइट बंद हो गया, नल और टाइट बंद हो गया। और इससे उसको बहुत इरिटेशन हुआ, बहुत अनोयंस हुई, बहुत उसको नाराजगी हुई। और फिर जो है जब वो नाराज हो जाता था तो अपने मुंह से तरह तरह की आवाजें निकालता था, यह बताने के लिए कि ये टैप मुझे कॉपरेट क्यों नहीं कर रहा है, यानी कि ये टैप ओपन क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाता था कि वह टैप की नोब को अपोजिट डायरेक्शन में घुमा रहा है। वेरी सून मिज वुड फॉलो मी विदाउट ए लीड। यानी कि अब जो है जब मिज को मैं घुमाने लेकर जाता था तो मुझे उसको एक जो है लीड यानी कि एक स्ट्रिप के साथ उसको पकड़कर चलाने की जरूरत नहीं थी। अब वह धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे आ जाता था। मैं उसे आवाज बुलाता था उसका नाम लेकर के, मिज कम, और मिज मेरे साथ आने लग जाता था। यानी कि बहुत जल्दी ही मिज की और ऑथर की दोस्ती हो गई। He spent most of his time in play। वह अपना दिन का अधिकतर समय जो है मस्ती करने में और खेलने में ही बिताता था। He spent hours shuffling a rubber ball round the room like a 4-footed soccer player। Soccer means football। तो उसको मैंने एक लाकर दी थी, यानी कि ऑथर ने एक रबर की बॉल, और उस रबर की बॉल को वह अपने पैरों से पूरे रूम में घुमाता रहता था और ऐसा लगता था कि एक 4 पैर का, 4 पैर का एक फुटबॉल प्लेयर जो है फुटबॉल खेल रहा है, बॉल को ड्रिबल कर रहा है। ही कुड आल्सो थ्रो इट। वो उस बॉल को फेंक भी सकता था अपने चेहरे पे रख करके, और अपनी जो है गर्दन को एक थोड़ा सा झटका देता था तो बॉल जो है सरप्राइजिंगली हाइट और बड़ी दूर जाके गिरती थी और बड़ी ऊपर तक उछल जाती थी। तो यानी कि ऑथर ये कहना चाह रहे हैं कि वो बॉल से बड़ी आसानी से और बड़ी अच्छी तरह से खेल सकता था। बट द रियल प्ले ऑफ एन ऑटर इज
when he lies on his back and juggles with small objects between his paws. परंतु रियल प्ले ऑफ ऑटर यानी कि ऑटर का असली खेल क्या है, जब वो किसी वस्तु को उठाता है और उसको अपने पैरों के बीच में उछालता रहता है, पैरों की सहायता से उसे गिरने नहीं देता। मार्बल वर मिस फेवरेट टॉयज फॉर दिस पास टाइम। तो अपने पैरों से उछालने के लिए वो मार्बल्स यानी कि थोड़ी छोटी बॉल, या आप कह सकते हैं कि जो कांच की बॉल्स होती हैं जिनको हम मार्बल्स कहते हैं, बचपन में खेला करते थे हम सब लोग, उनको वो अपने पंजों से लगातार उछालता रहता था। वो उसे क्या करता था, ही वुड लाई ऑन हिज बैक, वह अपने पीठ पर लेट जाएगा, एंड रोलिंग टू और मोर ऑफ देम अप एंड डाउन हिज वाइड फ्लैट बेली। तो वो अपने मार्बल्स को क्या करता था, अपने पेट पर रख लेता था और पेट का मूवमेंट इस प्रकार करता था कि कभी वो मार्बल्स आगे जाते थे, कभी वो मार्बल्स पीछे आते थे, परंतु एक बार भी मार्बल नीचे जमीन फर्श पर नहीं गिरता था। तो ये उसने एक नया गेम का आविष्कार किया था और जिसे देख करके ऑथर भी बहुत ही आश्चर्यचकित था। With this, we are ending the first part of the lesson. If you like this video, please listen to the second part of the lesson and subscribe to our channel. You can also visit our website vrsolver.in to understand more such beautiful contents. Thank you for being with VR Solver.